नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करेंगे न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं, हमारा स्पेशल बुलेटिन। जी आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड में चल रहे ऑपरेशन कॉलनामी के तहत देहरादून पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में एक बांग्लादेशी युवक के भारतीय महिला के साथ फर्जी नाम पते पर रहने की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पूछताछ में युवक ने अपना असली नाम ममून हसन बताया है, जबकि महिला ने अपना नाम रीना चौहान निवासी त्यूणी देहरादून बताई है। बता दें आपको, जहां पूरे मामले में पूछताछ में खुलासा हुआ है कि रीना अपने पूर्व पति सचिन चौहान के नाम पर ममून हसन के फर्जी भारतीय दस्तावेज तैयार करवा चुकी थी। दोनों पिछले कुछ समय से अलकंदा एनक्लेव नेहरू कॉलोनी में पति पत्नी बनकर रह रहे थे। पुलिस ने दोनों के कब्जे से फर्जी पहचान पत्र, महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए। थाना की बात करें तो थाना नेहरू कॉलोनी में उनके खिलाफ पासपोर्ट अधिनियम 1920 और विदेशी अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। फर्जी दस्तावेज तैयार करने में मदद करने वाले मदद करने वालों को भी पुलिस के रडार पर आ चुकी है। जी आपको बता दें, और जल्द कार्रवाई उन पर भी की जाएगी। देहरादून से मोनू राजपूत की खास रिपोर्ट। आपसे अवगत है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है, जिसमें इस तरह से अवैध रूप से निवासरत लोग, खासकर जो बांग्लादेशी है या जो ऐसे छद्म भेष में यहाँ रहकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर निवासरत है, उन पर कार्रवाई के निर्देश प्राप्त हुए थे। इसके तहत अभी पूर्व में 17 बांग्लादेशियों को इस तरह चिन्हित करके कार्रवाई की गई। 9 लोग को डिपोर्ट किया गया। 7 लोग अभी भी जेल में, जिनकी उद्वासन की कार्रवाई रिपोर्ट करने की अभी प्रक्रिया गतिमान है। इसी संबंध में एक सूचना हमारी टीम को प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो है यहाँ पर निवासरत है, जो बांग्लादेश का हो सकता है, और यहाँ पर अपना फर्जी नाम पते के साथ और एक महिला के साथ निवासरत है। चूंकि इस संबंध में सूचना प्राप्त हुई, तो बांग्लादेश से इस संबंध में हमारी टीमों ने कोऑर्डिनेट किया, और जब पूरी चीज पता चली कि हाँ ये बांग्लादेशी व्यक्ति है, जिसका जो यहाँ पर कुछ सालों से आकर यहाँ पर निवासरत है, जिसका नाम ममून हसन है, तो इसकी जब आइडेंटिटी डिस्क्लोज पूरी पता चल गई, पूरी जानकारी के बाद इसको कल हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। तो पूरा वाकयात ये निकला कि यह वर्ष 2019 से फेसबुक से एक यहाँ आपसे अवगत है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। और अगली खबर देख रहे, जहां मदरसों में वंदे मातरम पढ़ाए जाने को लेकर वक्फ बोर्ड चेयरमैन शादाब शम्स का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने मदरसा बोर्ड को समाप्त कर एक ऐतिहासिक और सराहनीय कदम उठाया है। अब मदरसों में पहली पाली में सामान्य स्कूल जैसे सिलेबस पढ़ाए जाएंगे, जिससे मदरसों के बच्चे भी मुख्य धारा की शिक्षा से जुड़ सकेंगे। शादाब शम्स ने वंदे मातरम को माँ वतन की जयकार बताते हुए कहा है कि भारत माता की प्रशंसा करना कभी गैर इस्लामिक नहीं हो सकता है। उन्होंने AR रहमान के गीत माँ तुझे सलाम और आरिफ मोहम्मद खान द्वारा किए गए उर्दू अनुवाद की मिसाल देते हुए कहा है कि ये देश प्रेम जगाने का बेहतरीन अवसर है। उन्होंने उलेमाओं से वंदे मातरम का और सुंदर उर्दू अनुवाद तैयार करने की अपील की और घोषणा की है कि वक्फ बोर्ड इसकी श्रेष्ठ पंक्तियों को सम्मानित करेगा। शादाब शम्स का ये सकारात्मक बयान सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में व्यापक चर्चा का विषय बना हुआ है। देहरादून से मोनू राजपूत की खास रिपोर्ट। देखिए, अगर शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी हुए हैं कि मदरसों में भी वंदे मातरम को पढ़ाने की बात आ रही है, तो मैं ये कह सकता हूं कि मदरसा बोर्ड समाप्त कर दिया गया है। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की सरकार ने मदरसा बोर्ड को समाप्त किया, और अब मदरसों के अंदर भी फर्स्ट हाफ में उत्तराखंड का सिलेबस पढ़ा जाएगा। तो उत्तराखंड का आम बच्चा जो पढ़ रहा होगा, वो अब मदरसों का बच्चा भी पढ़ेगा। और अगर उस शिक्षा के साथ सरकार चाहती है कि मुस्लिम बच्चों को भी माँ के प्रति, भारत माता के प्रति उनके अंदर कुछ पॉजिटिव जज्बा और पैदा किया जाए, तो मुझे लगता है इसमें कहीं से कहीं तक कोई खराबी नहीं है। हम सब जानते हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ AR रहमान ने एक गाना गाया, उसके लेखक और राइटर वही रहे, वंदे मातरम माँ तुझे सलाम। बहुत शानदार गाना, और उसमें हर चीज को देखिए, अगर शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी हुए। और अगली खबर देख रहे हैं, मौसम बदलते ही सर्दी का असर तेज हो गया है। ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर RK सिंह ने महत्वपूर्ण सावधानियां बताई हैं। उन्होंने बताया है कि शीतलहर से निपटने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला प्रशासन की बैठक की जा चुकी है, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और RTO सहित सभी संबंधित
अधिकारी मौजूद रहे हैं। सीएमएचओ ने बताया है कि ठंड से राहत और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए आवश्यक दवाओं और संसाधनों की उपलब्धता सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर सुनिश्चित कर दी गई है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि यदि ठंड अधिक हो तो बाहर निकलते समय गर्म कपड़ों का अवश्य उपयोग करें। खासकर बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने ये जानकारी दी है कि फिलहाल जिले में डेंगू के नए मामले सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन बदलते मौसम में सतर्क रहना बेहद जरूरी है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। देखिए, इस समय में हमारी अपनी बैठक भी हो चुकी है। हमारे जितने इंचार्ज है, जेसीपी इंचार्ज, सभी को निर्देश भी कर दिया गया है और अभी शीतलहर की बैठक जो है जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जिला प्रशासन के द्वारा कर ली गई, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत और हेल्थ स्वास्थ्य विभाग, आरटीओ सभी लोग मौजूद थे। इस समय में हमारे स्तर पर जितनी दवाइयां हैं उनकी प्रॉपर सब जगह पहुंच हो और किसी भी तरीके से मैं आम पब्लिक से अपील करूंगा, यदि ठंड ज्यादा बढ़ती है तो उस समय यदि बहुत ज्यादा जरूरी हो तो अवॉइड करें, यदि बाहर निकलते हैं तो गर्म कपड़ों का यूज करके निकले। देखिए, इस समय में हमारी अपनी बैठक भी नैनीताल में गोविंद पंत मूर्ति के समीप प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व के आह्वान पर नगर कांग्रेस कमेटी ने एस्मा एक्ट लागू किए जाने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया है। जी आपको बता दें, नगर अध्यक्ष अनुपम कबडवाल के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने धामी सरकार का पुतला फूंककर एक्ट को अलोकतांत्रिक करार दिया है। अध्यक्ष कबडलाल ने कहा है कि सरकार हिटलर शाही पर उतर आई है और एस्मा एक्ट लागू कर उपनल कर्मियों और अन्य विभागों के कर्मचारियों के लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा है कि अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन करना प्रत्येक नागरिक और संवैधानिक अधिकार है और कांग्रेस की इस लड़ाई में सभी कर्मचारी संगठनों के साथ खड़ी है। सभी ने एक सुर में कहा है कि एस्मा एक्ट का विरोध जारी रहेगा और कर्मचारी हितों की रक्षा के लिए संघर्ष को तेज किया जाएगा। नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट। और अगली खबर, जहां खटीमा के बीच बाजार क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जब बस में चढ़ते समय अचानक एक व्यक्ति जमीन पर गिर पड़ा। बाद में उसकी पहचान 21 वर्षीय असम राइफल के पूर्व सैनिक पुष्कर सिंह डांगी के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों ने देखा है कि वो बेहोशी की हालत में था, जिसके बाद तुरंत खटीमा कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई है। सूचना मिलते ही 2 कांस्टेबल मौके पर पहुंचे और मानवता का परिचय, जी हां आपको बता दें, मानवता का परिचय देते हुए पूर्व सैनिक को तुरंत नागरिक अस्पताल खटीमा ले गए हैं। अस्पताल में तैनात चिकित्सकों, जिसमें डॉक्टर वीपी सिंह ने बताया है कि व्यक्ति को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था। उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर वह पूर्व फौजी प्रतीत हो रहा है। डॉक्टर ने बताया है कि मृत्यु का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। स्थानीय लोगों के अनुसार बस में चढ़ते समय वह अचानक गिर पड़ा और कुछ ही क्षणों में उसकी स्थिति गंभीर हो गई है। पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है और परिजनों को सूचित कर दिया है। खटीमा से अशोक सरकार की खास रिपोर्ट। एक 50 वर्षीय आदमी को पुलिस के द्वारा यहाँ पे लाया गया नागरिक चिकित्सालय खटीमा में, जो कि मृत अवस्था में था और उसके कार्ड को चेक करने पे पता लग रहा है कि वो फौजी है। अब मृत्यु के सही कारण जानने के लिए उसको अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पंचनामा भर के पुलिस वालों को पोस्टमार्टम की कार्रवाई हेतु कहा जा रहा है। आदमी को अटैक पड़ा है, क्या हुआ था यहाँ पे आदमी? हम यहाँ पे खड़े थे, चाय पी रहे थे, अचानक से वो बस में उतार दिया बस वाले ने और इनको अटैक जैसे पता नहीं क्या आया, एकदम वो बैठ गए। उसके बाद उनकी आंखें पलट गई, वो उसी टाइम खत्म हो गई। तो उनको कहाँ ले गए? सांस चल रही है नहीं चल रही है हमें नहीं पता, और हमने पुलिस को बुलाया तो वो ले गए, अभी हॉस्पिटल ले गए, पता नहीं कहाँ। शुगर मिल का गन्ना पेराई सत्र 2025-26 विधिवत रूप से शुरू हो गया है। बता दें आपको, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गैरोला ने क्रेन में गन्ने की पुली डालकर पूजा अर्चना की और सत्र का शुभारंभ किया है। तय कार्यक्रम के अनुसार गन्ना विकास मंत्री सौरभ बहुगुड़ा को समारोह में उपस्थित होना था, लेकिन वे किसी कारणवश नहीं पहुंच सके हैं। डोईवाला शुगर मिल क्षेत्र के हजारों किसानों की जीवन रेखा मानी जाती है। वहीं आपको बता दें, यहाँ डोईवाला के साथ साथ आसपास के कई दूरस्थ क्षेत्रों से भी गन्ना खरीदा जाता है। विधायक गैरोला ने कहा है कि सरकार मिल के आधुनिकीकरण को लेकर गंभीर है और जल्द ही मुख्यमंत्री से मुलाकात कर मिल को आधुनिक रूप देने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। अधिशासी निदेशक दिनेश प्रताप सिंह ने बताया है कि इस सत्र में 30 लाख क्विंटल गन्ना पेराई का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें, 57 गन्ना क्रय केंद्रों से सुचारू आपूर्ति की जाएगी। मिल में नए उपकरण लगाए गए हैं, जिनमें 10% रिकवरी हासिल करने का लक्ष्य है। डोईवाला से आशीष यादव की स्पेशल रिपोर्ट।
वर्ष 2025-26 का पेराई सत्र विगत वर्षों से बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि हमने इस बार विगत वर्षों की अपेक्षा बहुत सारे ऐसे नए काम किए हैं जिससे हमारी मिल की क्षमता और चीनी पड़ता जो है इम्प्रूव करेगी। इस बार पेमेंट और किसानों से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें हैं उस पर भी ध्यान दिया गया है। इस बार बेसिकली हमने स्विंग टाइप फाइबराइजर लगाया हुआ है, उसके साथ में रोटरी स्कीम का भी है, DSM स्क्रीन है। इनकी वजह से जो है हमारी पीआई जो बढ़ेगी और उसके बाद जो है बगास पोल कम होगा। मतलब हमारे द्वारा लॉसेस को कम करने का प्रयास किया गया है, जिससे कि ऑटोमेटिक अगर लॉसेस कम होंगे तो चीनी पड़ता बढ़ेगी। हमेशा प्रयास रहना चाहिए इंसान को, अपने आप से सीखना। सत्र पर अपने किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। किसान भाइयों ने मेहनत से, बहुत परिश्रम से गन्ना अपने खेतों में उगाया और निश्चित तौर पर हमारी शुगर मिल, डोईवाला शुगर मिल में लगातार जो है प्रोडक्शन काफी कुछ वर्षों से बहुत अच्छा हो रहा है और हम किसान भाइयों के साथ, पूरी सरकार उनके साथ है। और आप सब लोग जानते हैं कि ये शुगर मिल का जीर्णोद्धार करने के लिए इसमें और क्या क्या अच्छा हो सकता है, इसके लिए हमारी सरकार के द्वारा मैं भी स्वयं प्रयासरत रहा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, अपने गन्ना मंत्री जी का भी बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये हमारी शुगर मिल बहुत ऐतिहासिक शुगर मिल है, बहुत पुरानी शुगर मिल है। इसमें हमारे डोईवाला इस क्षेत्र से ही नहीं, हमारे हिमाचल से भी गन्ना आता है, हमारा कुछ उत्तराखंड। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।